तो आज मैं बात करता हूँ हमारे जो ईएमआरएस का सिलेबस है, जो भी नई वैकेंसी आई है इक्लब मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की, उसमें उसका मैं टॉपिक वाइज स्टडी करते हैं, देखते हैं चैप्टर सिलेबस में क्या है। जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ आज सिविक्स से। सिविक्स की बात करते हैं, एक सेकंड रुक जाइए। तो सिविक्स में पहला चैप्टर कौन सा है? पावर शेयरिंग। तो आज हम पावर शेयरिंग को पढ़ेंगे, ठीक है। मेरा नाम है निखिल श्रीवास्तव। मैंने केवीएस एक सेकेंड मैंने केवीएस अभी जो एग्ज़ाम हुआ उसका इंटरव्यू दिया है। मेरे मार्क्स है 142, जो कि डिसेंट मार्क्स हैं। तो मेरा कुछ आइडिया है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेके, तो आज मैं उसका स्टार्ट करता हूँ पहले चैप्टर से, दैट इज़ पावर शेयरिंग। ओके, तो पावर शेयरिंग क्या होती है? ये एनसीईआरटी का चैप्टर है क्लास 10th का। जैसे आपके घर में ना मम्मी हैं, पापा हैं, तो पावर क्या होती है? शेयर हो रही ना। कुछ काम के लिए आप मम्मी पर डिपेंड हैं, कुछ काम के लिए किस पे? पापा पर डिपेंड है। मम्मी पापा आपस में बात करके चीज़ें डिसाइड करते हैं कि किसके हिसाब से रूल होगा। जैसे स्कूल्स में पावर शेयर नहीं होती, प्रिंसिपल मैडम होती हैं, प्रिंसिपल सर होते हैं, और बाकी सारे क्या होती हैं? टीचर्स होते हैं। जैसे कोई क्लास टीचर हो गया, इसको सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो गया, जैसे मैथ्स का अलग टीचर है, केमिस्ट्री का अलग, फिजिक्स का अलग ना। तो इसे क्या कहते हैं? पावर शेयरिंग। ओके, तो इस चैप्टर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बेल्जियम। और यहाँ पे दो एग्जांपल दिए हैं, बेल्जियम और श्रीलंका। ये देखिए, अगर आपको ईएमआरएस का एग्ज़ाम निकालना है तो एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं पढ़िएगा। एनसीईआरटी इज़ द सफिशिएंट बुक। अब लोग क्या करेंगे, इसका जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं लक्ष्मीकांत पढ़ाने बैठ जाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, उससे टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो कृपया करके एनसीईआरटी पे स्टिक रहें। अब फिर क्या बात करेंगे? मेजॉरिटिज्म इन श्रीलंका। श्रीलंका में मेजॉरिटिज्म कैसी है? ओके, अकोमोडेशन इन बेल्जियम। यहाँ पे क्या होगा? बेल्जियम। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग समझेंगे। ये सारे चैप्टर्स को हम पढ़ेंगे। तो हम समझते हैं बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम में ऐसा क्या था और श्रीलंका में ऐसा क्या था जिससे तबाही मच गई? श्रीलंका क्या हो गया? जो लिट्टे ऑर्गेनाइजेशन नाम सुना होगा, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स ईलम, जिनकी वजह से हमारे कौन से प्राइम मिनिस्टर? राजीव गांधी की डेथ हो गई थी। ओके, वो ऑर्गेनाइजेशन, उससे श्रीलंका में क्या प्रॉब्लम हुई? बेल्जियम। अब बेल्जियम एक कंट्री है यूरोप में, उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं श्रीलंका में। श्रीलंका में क्या था बेटा? जैसे ये मान लीजिए श्रीलंका है, ओके। तो यहाँ पे पॉपुलेशन डिवाइड थी 50। यहाँ ये ऊपर क्या है? बेल्जियम की, फ्रांस है। क्या है? फ्रांस है। ओके, नीचे क्या है? नीचे क्या है? ये फ्लेमिश रीजन है। ये कौन सा रीजन है? वेलोनिया रीजन, ठीक है। तो फ्लेमिश रीजन की पॉपुलेशन कितनी है? 59%। वेलोनिया रीजन की कितनी है? 40। ये एकदम डाटा याद होना चाहिए, ये एकदम एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अब कितना, एक देखो, इसको 59 + 40 करो, कितना आएगा? 99 आएगा। तो 1% पॉपुलेशन कौन सी थी बेटा? जर्मन। ओके, कंट्री में अलग अलग लैंग्वेज होती है ना, जैसे इंडिया में क्या है? तमिल, तेलुगु, सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। तो 59% लोग फ्लेमिश, ऊपर वाले रीजन क्या कहेंगे? फ्लेमिश रीजन। वहाँ पे क्या बोलते? डच बोलते थे। क्या बोलते थे? डच स्पीकिंग। और 40% लोग वेनेजुएला रीजन में क्या बोलते थे? फ्रेंच स्पीकिंग। और जो 1% थी बेल्जियम की पॉपुलेशन, वो क्या बोलती थी? जर्मन। क्योंकि देखिए, बेल्जियम का मैप देखिए, बेल्जियम का मैप इन कंट्रीज द्वारा सराउंडेड है, जो ये लैंग्वेज बोली जा रही है, ओके। अब प्रॉब्लम, अब जिस कंट्री के साथ बॉर्डर से होगा तो उसमें क्या होगी? उस लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस आ जाएगा। अब बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स। क्या है? ब्रुसेल्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं बेटा? डच स्पीकिंग कितना है? 59%। फ्रेंच स्पीकिंग कितना है? 40%, ओके। अब हर एक कंट्री की कैपिटल होती है ना, जैसे इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है, तो बेल्जियम कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स। अब ब्रुसेल्स में ना पूरी कंट्री में क्या है? डच स्पीकिंग ज़्यादा है ना, ओके। फ्रेंच स्पीकिंग कम है। डच स्पीकिंग कितना है? 59%। फ्रेंच स्पीकिंग कितने हैं? 40%। लेकिन इसकी जो कैपिटल है वहाँ पे क्या है? 80% लोग क्या हैं? उल्टा है सिस्टम। 80% लोग क्या है? फ्रेंच बोलते हैं, और बाकी 20% लोग क्या बोलते हैं? डच। देखिए कंपोजिशन समझिए,
तो उल्टा हो गया ना, कैपिटल में क्या है, फ्रेंच बोलने वाले ज़्यादा हैं, डच बोलने वाले कम हैं। लेकिन जो यहाँ फ्लेमिश रीजन है वहाँ पे क्या है बेटा, वहाँ जो पूरी कंट्री में क्या है, डच वाले ज़्यादा हैं, फ्रेंच वाले कम है ना, ठीक है। ओके, आप समझते हैं। अब देखो, जिस कंट्री की क्या होगी बेटा, मेजॉरिटी ज़्यादा होगी, जैसे इंडिया में हिंदू की मेजॉरिटी ज़्यादा है ना, मुस्लिम की कम है, ओके। वैसे ही यहाँ पे क्या है, डच, यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे बेल्जियम में क्या है, जो माइनॉरिटी क्या है, फ्रेंच है ना, ठीक है। वो लेकिन क्या माइनॉरिटी है, लेकिन है क्या है, रिच और एंड पावरफुल है। माइनॉरिटी होने के बाद क्या है, रिच एंड पावरफुल है ना। अब लेकिन यहाँ पे डच ज़्यादा है, तो डच क्या चाहते हैं कि हम जो डच जो कम्युनिटी है वो पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वो क्या चाहती है कि हमारी लैंग्वेज को प्रमोट किया जाए, जिससे हमें क्या हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिले और एजुकेशन में फ़ायदा हो, ठीक है। अब लेकिन जो वहाँ की कैपिटल, वहाँ पे क्या है बेटा, उल्टा सिस्टम है, फ्रेंच वाले क्या है, ज़्यादा है, डच वाले कम है, तो ये सिचुएशन है, ठीक है। अब ये समझ गए ना, डच समझ गए, इसका बेल्जियम का क्या सिस्टम है, ओके। बेल्जियम में आप समझते हैं, लेकिन ना अभी देखो, बेल्जियम का हमने समझा क्या पूरा पॉपुलेशन क्या है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है। अब बात करते हैं श्रीलंका की। अब क्या होता है, जिस कम्युनिटी की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वो क्या करने लगती है, डोमिनेंट रोल प्ले करने लगती है ना, ओके। वो क्या करती है कि हमारी बात ज़्यादा सुनी जाए, ठीक है। ऐसा होता है ना भाई, जिस घर में क्या हो, जिस घर में ऐसे लोग हों जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो, तो वो लोग क्या अपनी अथॉरिटी एजर्ट करने लगते हैं। अब बात करते हैं, अभी हम सोल्यूशन समझते हैं बेल्जियम में कैसे सोल्यूशन हुआ। अब बात करते हैं श्रीलंका की, बात करते हैं ना। अब श्रीलंका है, मान लीजिए श्रीलंका है ना, यहाँ पे बेटा मेजर लैंग्वेज स्पीकर कौन सा, सिन्हालास, कौन है, सिन्हालास। वो कितने हैं, 74%, कितने हैं, 74%, थोड़ा एरिया बड़ा होगा ना। और कौन है बाकी, तमिल स्पीकर, कौन है, तमिल स्पीकर। अब ये तमिल वहाँ पे कैसे हैं, इंडिया में तमिल्स हैं तमिलनाडु में, तो श्रीलंका में तमिल कैसे हैं। तो उस समय क्या होता था, प्लांटेशन वर्क्स होते थे ना, तो ब्रिटिशर्स यहाँ से क्या ले जाते थे, प्लांटेशन वर्कर्स को उठा के ले जाते थे और अपनी कॉलोनीज में काम कराते थे, ठीक है। तो तमिल स्पीकर कितने थे वहाँ पे, 18%। तमिल स्पीकर मतलब जो तमिल लैंग्वेज बोलते हैं, सिन्हालास जो बोलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सिन्हालीज। सिन्हालीज का कल्चर क्या है बेटा, बुद्धिस्ट है, क्या है, बुद्धिस्ट। अब तमिल स्पीकर में क्या है बेटा, दो तरीके, देखो तमिल स्पीकर में क्या है, एक है कौन से, हिंदू तमिल स्पीकर नहीं, एक है क्या, इंडियन तमिल्स, दूसरे कौन से हैं, श्रीलंकन तमिल, ओके। इंडियन तमिल्स कितने हैं, 13%, इंडियन श्रीलंकन तमिल्स कितने हैं, 13%, इंडियन कितने हैं, 5%, ओके। तो इसमें पॉपुलेशन कितना है बेटा, किसमें बटा है, सिन्हाला स्पीकर और तमिल स्पीकर ना, ठीक है। तमिल स्पीकर दो ग्रुप हैं, 18% में एक 13% क्या है, श्रीलंकन तमिल्स, और 5% क्या है, इंडियन तमिल्स, ओके। अब बात करते हैं थोड़ा रिलीजियस कंपोजिशन। ये तो अभी इस बात कर लिया मैंने, जो लैंग्वेज बेस पे होता है डिस्ट्रीब्यूशन ना। अब लैंग्वेज रीजन की बेस में कैसे वहाँ कंपोजिशन है, तो वहाँ पे जो सिन्हाला स्पीकर है वो क्या है, बुद्धिस्ट हैं, ठीक है। और तमिल क्या है बेटा, हिंदूज और मुस्लिम दोनों है ना, ठीक है। कितना हो गया, 74 हो गया ना, 18 हो गया, 92 हो गया ना। और ये देखो 7% क्या है, क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन दोनों में है, तमिल्स में भी है और उसमें सिन्हालास में, ठीक है। तमिल्स स्पीकर भी हैं और क्या है, सिन्हालास भी हैं। अब बात करते हैं, देखो अब दोनों कंट्रीज़ की हमने समझा कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अब वहाँ की सिचुएशन समझते हैं कि बेल्जियम ने कैसे इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी। ये जो बेटा डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसे क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी। मतलब जैसे दो भागों में बटा है ना, कौन कौन सा, तमिल स्पीकर्स और कौन था, सिन्हाला स्पीकर। और बेल्जियम में कौन सा था, जो फ्लेमिश रीजन में रहते थे वो कौन से बोलते थे, डच स्पीकिंग। जो वलोनिया रीजन में रहते थे वो फ्रेंच स्पीकिंग ना। अब देखो, अब यहाँ पे बेटा एक टर्म होता है क्या, मेजॉरिटिज्म। क्या होता है, मेजॉरिटिज्म। मेजॉरिटिज्म क्या होता है बेटा, जब एक कम्युनिटी क्या करे, जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो और क्या वो लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाए, वो क्या करती है, अपनी अथॉरिटी एजर्ट करने लगती है। क्या करने लगती है, एजर्ट करने लगती है, ठीक है। कैसे एजर्ट करती है, अभी समझते हैं कैसे करेंगी।
मेजोरिटिज्म क्या होता है बेटा? ए बिलीव दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच वेयर वे इट वांट बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ माइनॉरिटी। तो मेजोरिटिज्म क्या होता है? एक ऐसी कम्युनिटी वो क्या करे जो माइनॉरिटी को सप्रेस करे और अपने रूल्स चलाए, ठीक है। अब सिन्हालास क्या करते थे बेटा? इस जो सिन्हाला तमिल्स में सिन्हाला क्या करते थे अपने सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए? उन्होंने एक एक्ट पास किया, कौन सा? जैसे सिन्हालास को क्या बनाया ऑफिशियल लैंग्वेज। जैसे इंडिया में बेटा, इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी है ना, हिंदी है, ओके। इंडिया की नेशनल लैंग्वेज क्या है? कोई नहीं है। क्या है? कोई नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट का एग्ज़ाम होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम होता है, वो 22 लैंग्वेजेस में एग्ज़ाम होता है, ठीक है। जैसे क्या हो, तमिल से वो लोग पार्टिसिपेट कर पाएँ, तेलुगु वो लोग पार्टिसिपेट कर पाएँ। लेकिन यहाँ श्रीलंका में क्या था, क्या बना दिया गया? सिन्हालास को क्या बनाया गया? ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी गई, उसी में एग्जाम कंडक्ट होगा, उसी में सब कुछ होगा। तमिल्स को नहीं मौका दिया गया। यहाँ पे ऐसा नहीं किया गया ना। इंडिया में क्या है बेटा, फोर्स नहीं कर सकते आप ना, इंडिया में हिंदू को फोर्स नहीं किया जा रहा है, ठीक है। और गवर्नमेंट क्या करती? प्रेफरेंशियल पॉलिसी फॉलो करती थी। व्हाट डू मीन बाई प्रेफरेंशियल पॉलिसी? प्रेफरेंशियल पॉलिसी मतलब जो सिन्हाला स्पीकर थे ना, उनको क्या करे, यूनिवर्सिटी पोजीशन में दे, गवर्नमेंट जॉब्स में हेल्प करे ना, जिससे जो उस लैंग्वेज को प्रमोट करते, जो उस लैंग्वेज को बोले, उनको नौकरी जल्दी लगे, उनको यूनिवर्सिटी में पोजीशन मिले, ठीक है। और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, अमेंडमेंट किया, उसमें क्या किया? स्टेट सेल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज़्म। सिन्हालास स्पीकर क्या थे? मोस्टली बुद्धिस्ट को फॉलो करते थे ना। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? बुद्धिज़्म कल्चर को प्रमोट किया, ठीक है। जबकि सब सारे कल्चर्स को प्रमोट करना चाहिए ना। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इसका जो बेटा इम्पैक्ट क्या हुए, जो सिन्हाला सुप्रीमेसी उसको इस्टेब्लिश करने के लिए क्या किया गया? जितने भी ये बेटा गवर्नमेंट इनिशिएटिव थे ना, वो जैसे मान लो अब जैसे हिंदू और मुस्लिम में गवर्नमेंट क्या करे, डिस्क्रिमिनेशन करने लगी, तो मुस्लिम्स को कैसा लगेगा? एलियनेशन की फीलिंग आई ना, एलियनेशन की फीलिंग आएगी कि हमको हमारी जो लैंग्वेज है, हमारे कल्चर है, उसको क्या डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। तो श्रीलंकन तमिल्स को भी यही फीलिंग आती थी, ओके। वो उनको क्या लगता था, जो बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर है ना, जो बुद्धिस्ट लीडर थे, वो सेंसिटिव नहीं है उनके लैंग्वेज और कल्चर के लिए। कौन से लैंग्वेज एंड कल्चर के लिए? तमिल्स के लिए। और क्या मानते थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, गवर्नमेंट है ना, वो उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट नहीं दे रही है, ठीक है। और उनको क्या किया जा रहा है? डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। कहाँ पे? जॉब्स पाने में, अपॉर्चुनिटीज़ पाने में, इंटरेस्ट पाने में, ओके। तो इससे क्या हुआ? जो रिलेशन हुए सिन्हालास और तमिल्स में, वो क्या होंगे? जैसे मान लो दो कम्युनिटीज़ को आपस में लड़ाया जाएगा, तो क्या होगा बेटा? सिचुएशन ख़राब हो जाएगी ना। तो अब क्या हो गया? सिविल वार। कैप्टन अमेरिका वाली नहीं, सिविल वार। सिविल वार मतलब क्या? जब दो कम्युनिटी के बीच में लड़ाई हो जाए। अब ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो श्रीलंकन तमिल्स का रिएक्शन क्या होगा? तो श्रीलंकन तमिल्स ने भी पार्टी बनाना शुरू कर दिया ना, और अपनी एक पार्टी बनाने उनका स्ट्रगल क्या था कि जो तमिल्स है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाए, ठीक है। जो उनके जहाँ पे तमिल्स कहाँ रहते थे? ईस्टर्न पार्ट में रहते थे, ठीक है। तमिल श्रीलंका में कहाँ रहते थे? ईस्टर्न पार्ट में रहते थे। तो वो क्या मांगते थे? रीजनल ऑटोनॉमी मांगते थे। और क्या मांगते थे? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होना चाहिए ना, जैसे सिन्हालास को रिस्पेक्ट है वैसे तमिल्स को भी ये दिया जाए। और जो जॉब्स हैं और एजुकेशन है, उनमें भी क्या किया जाए, जो तमिल्स हैं उनको भी सेम स्टेटस मिले जैसे सिन्हालास को मिलता है। 1980 तक क्या हुआ? सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वेयर फॉर्म डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल ईलम। तमिल ईलम का मतलब कहते हैं इंडिपेंडेंट स्टेट की मांग करने लगे ना। जैसे इंडिपेंडेंट स्टेट का मतलब जिसके क्या हो, ऑटोनॉमस हो। जैसे इंडिया में क्या जम्मू एंड कश्मीर था ना, अब उसका थोड़ा सा स्पेशल स्टेटस था, उसको रिवोक कर दिया गया आर्टिकल 370 को, अब तो उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। अभी भी क्या है, आर्टिकल 371 के अंदर बहुत सारे स्टेट हैं जिनको स्पेशल स्टेटस दिया गया है ना। तो ऐसे ही वो मांगते थे इंडिपेंडेंट तमिल ईलम। तब ईलम का मतलब होता है स्टेट। कहाँ पे? नॉर्दर्न पार्ट में श्रीलंका की और ईस्टर्न पार्ट में, ठीक है। अब ये सब उनकी डिमांड थी। अब क्या होगा? दोनों कम्युनिटी बीच में क्या होगा? डिस्ट्रेस्ट होगा ना। एक कम्युनिटी की मांग को सप्रेस किया जा रहा है, तो दोनों में लड़ाई झगड़ा होगा। इससे क्या हो गया? सिविल वार। अभी जिसको बता रहा था मैं, ठीक है। सिविल वार क्या होता है? सिविल वार एक ऐसी सिचुएशन होती है जब दो कम्युनिटी के बीच में लड़ाई हो जाए ना। इससे क्या होता है? जब सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री इम्पैक्ट होती है। तो श्रीलंका क्या हो गया बेटा? बर्बाद हो गया पूरी तरीके से ना, ओके। ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था। उसको तमिल्स को भी क्या करना चाहिए था? रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी, गवर्नमेंट जॉब में प्रमोशन देना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब देना चाहिए ना, उनके लीडर्स की बात माननी चाहिए थी, एक कम्युनिटी पे नहीं फोकस करना चाहिए। अब देखो श्रीलंका तो बर्बाद हो गया। अब तमिल्स की बात बेल्जियम की बात करते हैं। बेल्जियम ने क्या किया? बेल्जियम में डिफरेंसेस थे,
डाइवर्सिटी थी ना, अलग अलग कल्चर था। कौन सा? डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग, जर्मन स्पीकिंग, कॉन्फ्लिक्ट भी थे। अब बेल्जियम के लीडर्स ना थोड़ा बुद्धिमान थे, उन्होंने कुछ अलग तरीका निकाला। क्या किया उन्होंने? इस बात को माना कि रीजनल डिफरेंसेस हैं और क्या है, कल्चरल डाइवर्सिटी, तो इसको एक्सेप्ट किया जाए। ठीक है, अब देखो क्या किया 1930। अब इस जो डाइवर्सिटी है ना, डाइवर्सिटी मतलब क्या, व्हाट डू मीन बाय डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी मतलब होता है कि अलग अलग कम्युनिटीज़ की अलग अलग कल्चर है, अलग अलग डिमांड है ना, ठीक है, और उनका क्या है, पर्सनल लॉज अलग अलग हैं। तो इन सारी सब चीज़ों को मायने रखते हुए अलग अलग लैंग्वेज है, उनको ऐसा कुछ सोल्यूशन निकाले जिससे क्या हो, उनको एकोमोडेशन हो जाए। एकोमोडेशन का मतलब होता है डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकिंग और कल्चर स्पीकिंग को एक साथ मिला दिया जाए। तो क्या किया गया 1933 एंड 1970 के बीच में, क्या कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया गया। ठीक है, किस लिए अमेंड कर रहे थे? क्योंकि एक अरेंजमेंट निकले किसके बीच में, डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग में। अब क्या चीज़ें की गई, जो एक पार्लियामेंट बनाई गई, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई गई, उसमें क्या किया गया, डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग दोनों को इक्वल रखा गया। ओके, ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि मान लो जैसे दोनों लोग इक्वल रहेंगे पार्लियामेंट में, तो कोई रूल ऐसा नहीं बना पाएंगे जो फ्रेंच को नुकसान करे, या फ्रेंच वाले ऐसा नहीं बना पाएंगे जो डच को नुकसान करे। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और उन्होंने क्या किया, जैसे इंडिया में क्या है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वैसे ही बेल्जियम में भी है। तो अब एक अमेंडमेंट किया गया, जो मेजर पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट को किसको दी गई, स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, और इससे जैसे पावर दे दी जाए तो उससे क्या होगा, तो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं रहेगी। इसे क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेशन। ओके, क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेशन। तो बेल्जियम का मॉडल बेटा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना, क्योंकि इतनी सारी चेंजेस उसमें करने पड़ा। ठीक है, जैसे क्या किया गया, ये सारी चेंजेस क्यों कर रहे हैं, जिससे क्या हो, सिविल राइट, जैसे श्रीलंका में सिचुएशन पैदा हो गई थी ना, सिविल राइट्स वाली, सिविल वार हो गई थी, तो ऐसी चीज़ें ना हो जिससे सिविल वार हो जाए ना। ठीक है, और बेटा बेल्जियम का एग्जांपल, बेल्जियम ने ऐसा इस डाइवर्सिटी को एकोमोडेट किया कि इसकी जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, इसकी कैपिटल क्या नाम है, ब्रुसेल्स, उसको क्या बनाया गया, उसको यूरोप, इतना बढ़िया उसने सोल्यूशन दिया, उसको बनाया गया क्या, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर। क्या बनाया गया, हेडक्वार्टर। क्यों बनाया गया, क्योंकि देखिए एग्जांपल है ना कि ये डाइवर्सिटी को एकोमोडेट कर रहा है। अब आपको कमेंट करके बताना है यूरोपियन यूनियन कब बना। ओके, अब बात करते हैं बेटा, इसकी समझ गए ना, ब्रुसेल्स, बेल्जियम कैपिटल क्या है, ब्रुसेल्स, इसको क्या बनाया गया, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर। यूरोपियन यूनियन क्या है, एक बॉडी है जिसमें सारे यूरोपियन कंट्रीज आती है ना। आपको कमेंट करके बताना है कि यूरोपियन यूनियन कब बना। तो पेन ले लेते हैं, इससे अब समझते हैं बेटा जो पावर शेयरिंग है वो क्यों जरूरी है, वाई इट इज़ डिजायरेबल। तो इसके 2 रीजन है, क्या है, प्रूडेंशियल है, क्या है, मोरल। ठीक है, अब देखो प्रूडेंशियल मतलब क्या होता है, जैसे देखो महेंद्र सिंह धोनी है ना, और कौन है, विराट कोहली। ठीक है, तो महेंद्र सिंह धोनी और क्या है, विराट कोहली। अब प्रूडेंशियल का मतलब ऐसे समझो कि तुम्हारे अंदर क्वालिटी है, आपके अंदर क्वालिटी है तो आपको क्या है, क्रिकेट खिलाया जा रहा है, आप अच्छे क्रिकेटर हैं ना। लेकिन मोरल मतलब क्या होता है, इथिक्स। क्या होता है, इथिक्स। ठीक है, इथिक्स ना, जैसे महेंद्र सिंह धोनी का क्या बेटा, विराट कोहली से दोनों विराट कोहली जबकि ज़्यादा अच्छा बैट्समैन है एम एस धोनी कंपैरिजन में, लेकिन क्या है, एम एस धोनी के अंदर क्या है बेटा, मोरल वैल्यूज ज़्यादा है ना। देखो उसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं ना। अभी एक फ़ोटो वायरल हो गई थी जिसमें एक दादी जी उनको माला चढ़ा रही थी। ठीक है, तो एम एस धोनी क्या है बेटा, इथिक्स ज़्यादा अच्छे ना। लेकिन प्रूडेंशियल का मतलब क्या हुआ कि आपको क्रिकेट खेलना आता है, आप क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी हैं, इसलिए कराया जा रहा है। जैसे पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, इसके प्रूडेंशियल रीजन क्या है, इससे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। जो लोग आपस में रूल करेंगे, जैसे पावर डिवाइड हो गई, तुम भी करो रूल, हम भी करें रूल, हर एक कम्युनिटी को पावर दे दी थोड़ी थोड़ी, तो क्या होगा, इससे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे ना। और मोरल रीजन क्या है, व्हाट यू मीन में मोरल, इसे बोलते रहते हैं कि मोरल वैल्यूज ज़्यादा हैं इस इंसान के अंदर। इसका मतलब क्या है, ये नैतिकवान है, नैतिकता है इसके अंदर। तो ये इसका पावर शेयरिंग का मोरल रीजन क्या है बेटा, ये स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है। स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी की फीलिंग है ना। अब प्रूडेंशियल रीजन क्या है पावर शेयरिंग, ये समझते हैं। जैसे क्या होता, जैसे अलग अलग कम्युनिटी को भी पावर नहीं डिवाइड करो तो क्या होगा, इससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी ना। पावर शेयरिंग से क्या होगा, पावर शेयरिंग से स्टेबिलिटी होगी, पॉलिटिकल ऑर्डर की ना स्टेबिलिटी आ जाएगी।
ठीक है। अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी तो क्या होगी, मेजॉरिटी कम्युनिटी अपना विल इम्पोज करेगी किस पे, माइनॉरिटी पे। ये शॉर्ट रन में तो अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में क्या होगा, बेकार हो जाएगा। ठीक है, लॉन्ग रन में क्या हो, कंट्री की यूनिटी नहीं रहेगी। जैसे हम श्रीलंका का एग्जांपल देखा ना, तमिल्स वाले अलग डिमांड कर रहे थे, तमिल ईलम की, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसकी टेरिटरी ना इस्टेब्लिश हो पाए, इसलिए क्या करते हैं, पावर शेयरिंग करते हैं। तो पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है बेटा, पोटेंशियल रीजन क्या हो, ये कॉन्फ्लिक्ट डिफरेंट जो कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच में, सोशल जो ग्रुप्स हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। मोरल रीजन्स बताया ना, जो क्या है, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी के लिए मोरल रीजन जरूरी है। ठीक है, अब जिन लोगों पे रूल किया जा रहा है उनसे कंसल्ट किया जाए ना, कि कैसे भाई रूल किया जाए, क्या किया जाए। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, कंसल्ट करती है ना, लोगों से कोई बिल लाती है तो कंसल्ट करती है, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डिबेट नहीं होती टीवी पे, तो जिनके लिए रूल ला रहे हैं वो क्या है बेटा, सही है नहीं, उनको भी पता चले ना। जैसे लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या होती है, जहाँ पे क्या करे, सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन होना, उसे क्या बोलेंगे, लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो मोरल रीजन्स का मतलब हो गया इथिक्स पे फोकस है, अच्छी बातें ना, जैसे डेमोक्रेसी के स्पिरिट को मेंटेन करता है, जो उनके ऊपर रूल करे वो उनको भी पता हो, तो इसलिए मोरल रीजन्स कहते हैं। और क्या कहते हैं, प्रूडेंशियल रीजन किसे कहते हैं, प्रूडेंशियल रीजन उसे कहते हैं जिससे क्या हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो। जैसे प्रूडेंशियल रीजन क्यों जरूरी है बेटा, ये क्या करते हैं, पावर शेयरिंग से क्या होगा, बेटर आउटकम्स आएंगे, क्या आएंगे, बेटर आउटकम्स आएंगे। ठीक है, मोरल रीजन्स क्या आएगा बेटा, वैल्यूएबल है, पावर शेयरिंग क्या है, वैल्यूएबल है। ठीक है, मोरल रीजन फोकस करते हैं इथिक्स पे। ठीक है, मोरल रीजन्स किस पे करते हैं, वैल्यू पे, वैल्यू है ना, जैसे आपके अंदर अच्छी वैल्यूज़ हैं, ऑनेस्टी है, ये सब क्या है। अब पावर शेयरिंग ना दो तरीके से होती है, कौन कौन सी, अब पावर शेयरिंग बेटा कौन सी होती हैं, दो तरीके से होती है। ठीक है, क्या लिखा है, ऑल पावर ऑफ ए गवर्नमेंट मस्ट डिसाइड इन वन पर्सन ऑन ग्रुप। ये सारी पावर किसके हाथ में हो, एक लोग के हाथ में, तो उसे क्या बोलते हैं, मोनार्कियल। सारी पावर अगर एक पर्सन के हाथ में होंगे तो उसे क्या बोलेंगे, मोनार्कियल। लेकिन धीमे धीमे लोगों को अपने राइट्स पता चलने, डेमोक्रेसी आने लगी ना, इससे क्या हो गया, पावर डिवाइड होने लगी, लोगों को अपने राइट्स के बारे में पता चलने लगा, वो लोग क्या मांगने लगे, पॉलिटिकल पावर्स कैसी हो, डिवाइड होने लगे। ठीक है, जैसे अभी आज के टाइम पे बेटा दो तरीके से पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन कौन से, एक हॉरिजॉन्टल क्या होता है, जैसे पावर कैसे डिवाइड है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और कौन सा, जुडिशरी ना, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। ये तीनों लोग एक ही लेवल पे ना। लेजिस्लेचर कौन होता है, जो हमारे पार्लियामेंट में बैठते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, लेजिस्लेचर। जो एमपीज़ होते हैं या एमएलएज होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव कौन होता है बेटा, जो मिनिस्टर होता है, जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, ये क्या है, एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी कौन होंगे, जज साहब। हमारे चीफ जस्टिस का क्या नाम है, कमेंट करके बताइए। तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्या होती है बेटा, पावर क्या होगी, सेम लेवल पे डिवाइड हो रही है, उसे क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। ठीक है, और ये कैसा रूल काम करते हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस के रूप में। ठीक है, चेक्स एंड बैलेंसेस, व्हाट डू मीन चेक्स एंड बैलेंसेस, चेक्स वो वाला चेक्स नहीं जो हम पैसे लिखते हैं, मतलब कंट्रोल वाला। जिससे लेजिस्लेचर कौन कंट्रोल करेगा, देखो जैसे एग्जीक्यूटिव है ना, एग्जीक्यूटिव कौन कंट्रोल करता है बेटा, लेजिस्लेचर। कौन करता है, लेजिस्लेचर ना। जैसे नरेंद्र मोदी से क्वेश्चन नहीं पूछते राहुल गांधी कि फार्म बिल में बताइए, अभी जैसे मणिपुर में वायलेंस चल रहा हो तो उस पर बताइए। ठीक है, और जुडिशरी कौन कंट्रोल करता है, लेजिस्लेचर ना। जैसे किसी जज पे क्या हो, जैसे कोई जज पे इम्पीचमेंट लगाना हो तो उसे कौन कंट्रोल करता है, लेजिस्लेचर ना। ठीक है, तो सारे लोग क्या है, एक दूसरे के ऊपर क्या है बेटा, चेक्स एंड बैलेंसेस रूप में काम कर रहे हैं ना। अब इससे क्या होगा, चेक्स एंड बैलेंसेस से क्या होगा, पावर को क्वेश्चन किया, अगर कोई अथॉरिटी अपनी पावर सब क्या करे, दिखाने लगे तो उसको कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। अब पावर कैसे, एक तरीका होता है जिससे अभी बताया कि पावर क्या सेम लेवल पे हो रही है। एक क्या होता है, पावर ऊपर से नीचे भी कंट्रोल हो रही है, शेयर हो रही है। जैसे कौन सा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कौन सा, लोकल गवर्नमेंट ना। तो इसे क्या कहते हैं, पावर शेयरिंग को। अच्छा, ये जो अगला चैप्टर में पढ़ाऊंगा वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है, पावर कैन बी शेयर्ड एट डिफरेंट लेवल। इस कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, फेडरलिज्म। क्या कहते हैं, फेडरलिज्म। तो जब पावर ऐसे डिवाइड होती है तो इसे क्या बोलते हैं, फेडरल गवर्नमेंट ना। व्हेन पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, इज नोन एज फेडरलिज्म। ठीक है,
अब पावर एक तरीका और होता है बेटा, पावर किसी से और हो, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में के बीच में। सोशल ग्रुप्स का मतलब क्या होता है, जो ग्रुप कैसे हो, रिलीजन के बेस हो या लैंग्वेज के बेस हो, उसे क्या बोलेंगे, रिलीजन लैंग्वेज बेसिस पे उसे क्या बोलेंगे, सोशल ग्रुप्स। जैसे एक कॉन्सेप्ट सोशल ग्रुप्स का, एक नया कॉन्सेप्ट बेल्जियम में है, उसको क्या बोलते हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्या कहते हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट जो क्या करे, किसी कम्युनिटी, पार्टिकुलर कम्युनिटी पे बेस हो ना। जैसे जो जर्मन थे ना बेटा, वो क्या थे, उन्होंने, उनकी पॉपुलेशन इतनी नहीं थी कि वो पावर शेयर करें ना, तो उन्होंने अपनी कम्युनिटी बना ली थी। वो 1% थे, ठीक है। जैसे जिनकी पॉपुलेशन कम होती है वो क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव रखते हैं ना, जो अपने कल्चर के विषय में क्या करते हैं, अपनी वॉइसेस रेज करते हैं, गवर्नमेंट को अब धीमे धीमे प्रस्ताव भेजते हैं कि हमारी बात नहीं मानी जाए। इसे क्या बोलते हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट ना। जैसे बेटा हमारे इंडिया में तो कम्युनिटी गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन इंडिया में एक कॉन्सेप्ट क्या है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब होता है कि एक पार्टिकुलर एरिया ना, एक कॉन्स्टिट्यूंसी मान लीजिए, उसमें कौन इलेक्ट होगा, जिसे मान लीजिए उसको रिजर्व कर दिया गया SC और ST के लिए। तो इस जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, इससे कौन बेटा, कौन कॉन्टेस्ट इलेक्शन कर सकता है, जो SC और ST को बिलोंग कर सकता है ना। तो इस तरीके से क्या हो गई, पावर क्या हो गई बेटा, कम्युनिटी के बीच में भी शेयर हो गई, ठीक है। अब इसके पावर शेयरिंग को बेटा, इसके एडवांटेज क्या होते हैं पावर शेयरिंग के, जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में पावर शेयर की जा रही है, उसके एडवांटेज क्या हैं। इसके एडवांटेज हैं कि जो डाइवर्स सोशल ग्रुप्स हैं ना, उनके बीच में पावर शेयर हो रही, तो इससे क्या होगा, उन्हें एलिनेशन की फीलिंग नहीं होती। एलिनेशन मतलब कि अलगाव का भाव, कि हम अलग नहीं रहेंगे ना, हम इस कंट्री का पार्ट हैं और इस कंट्री में रूल हम भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसको भी क्या चांस मिलता है, एक फेयर शेयर का मिलता है, पावर शेयर करने का। अच्छा, एक पावर और शेयर होती है कैसे, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ ना, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स में। कैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में कैसे पावर शेयर होती है, ठीक है। जैसे बेटा एक होता है क्या, कोलिजन, एक क्या होता है, अलायंस। कोलिजन कब बनता है, इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद। जैसे 1992 में क्या था, 1990 के बाद, 1990 के बाद क्या था बेटा, जो सेंट्रल में गवर्नमेंट बन रही थी वो डिफरेंट क्या पार्टीज मिलकर बना रही थी, इसे क्या कहते हैं, कोलिजन गवर्नमेंट। अच्छा, अलायंस क्या होता है, जो इलेक्शन के पहले बन जाए, ठीक है, जो इलेक्शन होने के पहले बन जाए उसे क्या बोलते हैं, जैसे NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। कौन है बेटा इसमें, BJP मेजर पार्टी है, ये क्या है, अलायंस। और कांग्रेस कौन सा, UPA, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ये किसका है, कांग्रेस का। ये दो लोग क्या हैं, अलायंस है। कोलिजन क्या है बेटा, जो रिजल्ट आने के बाद, जैसे मान लीजिए 100 सीट हैं, तो मेजॉरिटी पाने के लिए कितना 51 चाहिए, लेकिन एक पार्टी कितना पाई, 30, ओके 30 जब एक पार्टी पाई तो उसको अब ये सरकार तो बना नहीं सकती, तो इसको दूसरी पार्टी से क्या करना पड़ेगा, गठबंधन, जिसे कहते हैं कोलिजन ना, तो गवर्नमेंट बना लेगी, ठीक है। अब मान लो गवर्नमेंट दोनों लोगों ने मिलकर बनाया, तो पावर तो शेयर करनी पड़ेगी ना, तो ऐसे पावर शेयर करनी पड़ती है। प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स बेटा वो लोग होते हैं जो गवर्नमेंट में क्या करते हैं, अपना प्रेशराइज करते हैं। जैसे फार्मर्स का प्रेशर ग्रुप है, वो गवर्नमेंट को क्या, इलेक्शन जब आता है देखो, तो फार्मर प्रेशराइज नहीं करते कि हमारे लिए भी पॉलिसी बनाओ, तो भी तो पावर शेयर कर रहे हैं। मूवमेंट्स क्या होते हैं बेटा, जो कैसे बड़े बड़े मूवमेंट्स होते हैं, वो भी गवर्नमेंट में क्या है, अपनी पावर इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। जैसे मूवमेंट को, जैसे किसान आंदोलन अभी मूवमेंट स्टार्ट हो गया था ना, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, किसान बिल वापस करने पड़े, ठीक है। तो पावर इनके बीच में भी शेयर होती है। अच्छा, इस सारी चीज़ों से फ़ायदा क्या है, जो पावर है किसी एक आदमी के हाथ में नहीं, सबके पास क्या हो, पावर शेयर की जाए ना, ठीक है। तो पावर किसके बीच में बेटा शेयर की जाती है, जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में शेयर की जाती है। बताया ना कैसे शेयर हो रही थी। इससे क्या होता है, जो डिफरेंट आइडियोलॉजी है उनको भी रिस्पेक्ट मिलती है, सोशल ग्रुप्स को उनको भी रिस्पेक्ट मिलती है ना, ठीक है। अब इस चैप्टर समझ गए ना, इस चैप्टर की थीम क्या है, इस चैप्टर में पूरा इसको 1-2 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ये जरूर याद कर लीजिएगा, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। जैसे बेल्जियम में कौन सी मेजॉरिटी कम्युनिटी की पॉपुलेशन है ना, बेल्जियम समझ लीजिएगा, श्रीलंका में समझ लीजिएगा कितनी लोग पॉपुलेशन ना, ये क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा पावर शेयरिंग में, कोई क्वेश्चन कोई दूसरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना NCERT में दिया है। ये क्वेश्चन ना, एक होता है असर्शन एंड रीजन, उस फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है, ओके, काइंडली बी प्रिपेयर, ठीक है। इसके क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगा ना, अभी अगला जो बनाऊंगा इसके क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छा करने के लिए, आप लोगों का सहयोग चाहिए। ओके, थैंक यू।